हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और देखिए, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और जिसे आप जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट प्राचीन काल के मैंने करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए थे, लेकिन अभी मध्यकालीन और आधुनिक भारत का कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं टीजीटी और पीजीटी के उद्देश्य से भी पढ़ा रही थी। तो आप अगर देखना चाहें तो पिछली वीडियो जो मैंने पिछले साल अपलोड किया था प्रैक्टिस सेट आदि, वो आप यूजी नेट के लिए जरूर एक बार देख लें। ठीक है। और जो मैंने पिछली बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए थे या यूजी नेट के, उसके लिए भी मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड किया था। तो आप एक बार 2021 के जो एग्जाम हुए थे, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री की सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसे एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर आप देख लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और थोड़े से हिस्ट्री के भी कुछ रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन मैं करा दूंगी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका और उनमें संबंधित सुधारों के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है इसमें, औपनिवेशिक पुलिस का प्रतिरोध करने के लिए तेभागा आंदोलन के दौरान नारी वाहिनी या महिला ब्रिगेड का गठन किया गया था। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, और ये देखिए सही नहीं है कथन। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, ये भी सही नहीं। तीसरा है सी, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम महिला संघ वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में की गई थी, राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, ये है इसका राइट ऑप्शन। देखिए, तेभागा आंदोलन बड़े पैमाने पर महिलाओं को भागीदारी देखने को मिली थी। ठीक है, और इसमें ये भी है, देखिए व्याख्या भी तो मिली थी, लेकिन इसके दौरान दलित तथा जनजाति समूह संबंध रखने वाली सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा वर्ग की महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर स्वायत्ता कराई गई थी, और अपनी स्वयं की पहल के माध्यम से उन्होंने नारी वाहिनी या महिलाओं की ब्रिगेड का गठन किया, तथा जो भी हथियार उपलब्ध हुए उनके द्वारा औपनिवेशिक पुलिस का विरोध किया। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 41 सीटों पर आरक्षण किया गया था, तथा साथ ही केंद्रीय विधायिका में सीमित रूप से आरक्षण प्रदान किया गया। और वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन प्रबुद्ध यूरोपीय एवं भारतीय महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मार्केट बहने तथा एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, व्याख्या भी जरूर देख ले, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के आपके उसमें फंस सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस की महिला नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसने अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करने में पूरी दूरी बनाई। ठीक है, क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसने क्या किया, अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करने से दूरी बनाई। और दूसरी बात, इसने अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारतीय सेना और संसाधनों के उपयोग का जो है सवैध विरोध किया। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में कांग्रेस ने आरंभ में जापान, इटली और जर्मनी की फांसीवादी सरकारों का समर्थन किया। और उपयुक्त कथन में कौन से सही है, केवल एक और दो, एक तीन, या केवल दो, एक और दो, तीन, तीनों ही सही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल दो। यानी इसमें दूसरा कथन सही कि इसने अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारतीय सेना और संसाधनों के उपयोग पर जो है वो सदैव विरोध किया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, कथन एक गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रसार के विरोध पर आधारित विदेश नीति विकसित कर ली थी, और इसलिए इसने अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। दूसरा कथन सही है, कांग्रेस ने अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश हितों के परिपोषण के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधन के उपयोग का सदैव विरोध किया था, और कांग्रेस ने औपनिवेशिक लक्ष्यों की प्राप्ति में इसे भारतीय राजकोष का भार माना। तीसरा कथन गलत है कि इसने इटली, जर्मनी और जापान में साम्राज्यवाद और नस्लवाद के चरम रूप पर विकसित हुए फांसीवाद की निंदा की, और फांसीवादी शक्तियों द्वारा किए जाने वाले आक्रमणों के विरुद्ध इथोपिया, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया और चीन के लोगों के संघर्ष का पूरा समर्थन किया। व्याख्या पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से व्याख्या पढ़ सकें।
तीसरा क्वेश्चन है कि 1945 की बेवेल योजना जो थी उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय की कार्यवाही परिषद को अंतरिम सरकार में परिवर्तित किया जाना था। दूसरा, हिंदुओं और मुसलमानों की कार्यवाही परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना था। तीसरा है, इसके प्रावधानों पर चर्चा करने हेतु शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, कौन से इसमें सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद को अंतरिम सरकार में क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था। अंतरिम सरकार में जब वायसराय की जो है कार्यकारी परिषद थी। दूसरा पॉइंट है, हिंदू और मुसलमानों को कार्यकारी परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना था। और तीसरा है, इसके प्रावधानों पर चर्चा करने हेतु शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, और शिमला सम्मेलन 1945 में बुलाया गया था। ठीक है, तो बेवेल योजना का मुख्य प्रस्ताव गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। हिंदुओं और मुस्लिमों का समान इसमें प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए दोनों कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 भी सही है कि बेवेल योजना प्रावधानों पर चर्चा करनी होती। शिमला सम्मेलन में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखें। फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मांग की गई थी कि गोलमेज सम्मेलन में डोमिनियन स्टेट बचे कार्यान्वयन होती स्टेट दर्जे के कार्यान्वयन हेतु योजना बनानी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, इसकी अस्वीकृति के लिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को प्रोत्साहन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से इसमें सही है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही बातें इसमें सही हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये आप जरूर वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 2 नवंबर दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 2 नवंबर 1929 में, इसलिए ये चीजें ध्यान रखें। और वायसराय इरविन ने 23 दिसंबर 1929 को इन लोगों को ठुकरा दिया था। ठीक है, संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए और डोमिनियन स्टेट का मूलभूत सिद्धांत तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस का सम्मेलन में बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और राजनीतिक क्षमा और सुलह को सामान्य नीति घोषित होनी चाहिए, पहला कथन है। और दूसरा जो है उसमें जिसने क्या है कि 1929 को इन मांग ठुकरा दिया, जिसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, यानी 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें इसने जो है इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडमान से सेलुलर जेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस जेल की स्थापना के विचार का सूत्रपात 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था। दूसरा पॉइंट है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे और चटगांव शस्त्रागार जो छापा हुआ था उसमें मुकदमे में सम्मिलित क्रांतिकारियों को यहीं कैद कर रखा गया था, अंडमान सेलुलर जेल जो है। उसके बाद विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पीडी सावरकर को यहाँ कैद कर रखा गया था। तो इसमें कौन से सही है? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3 सभी इसमें सही, यानी इसका जो निर्माण हुआ था वो 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था और लाहौर षड्यंत्र के जो मुकदमे हुए थे, चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था वो सारा भी सही है। और तीसरा भी इसमें सही है कि यहाँ पर संलिप्तता के कारण बीडी सावरकर को यहाँ कैद कर रखा गया था। आप थोड़ा सा ये भी देख लें कि 1857 में ब्रिटिश का शासकों के मन में इन द्वीपों में कारावास की स्थापना का विचार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी सर्वोपरि सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लोगों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आया। विशेषज्ञों की एक समिति जिसमें डॉक्टर F.J. मार्ट और तथा डॉक्टर G.R. प्लेफेयर, लेफ्टिनेंट J.M. हेरिकोट सम्मिलित थे और 8 दिसंबर 1857 को सर्वेक्षण के लिए इन द्वीपों का दौरा किया गया और 15 जनवरी 1858 को भारत सरकार की रिपोर्ट सौंपी गई और कार्यकारी अभियंता कैप्टन एच मैन द्वारा 22 जनवरी 1858 को यहाँ यूनियन बैंक फहराया गया। और ठीक है, और इसमें इन द्वीपों का औपचारिक कब्जा करने के लिए जो है इसमें प्रतिनियुक्त
किए गए। ठीक है, तो इसलिए ये भी इसमें सही है। और उसके बाद देखिए काफी बड़ा इसका व्याख्या दे रखा है, अलीपुर बम कांड दूसरा सही है ना। तो नासिक षड्यंत्र कांड, लाहौर षड्यंत्र कांड, चटगांव शस्त्रागार छापा, और ये सब अंतर प्रांतीय षड्यंत्र कांड और षड्यंत्र कांड जो भी थे, इसमें सम्मिलित क्रांतिकारियों का समूह कारावास की लंबी सजा के साथ सेलूर इनको जेल भेजा गया था। ठीक है, और तीसरा सही है कि सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी भारत और इंग्लैंड में उनके अध्ययन के दौरान प्रारंभ हुई थी। वहां वो अध्ययन करने गए थे, जहां वह इंडिया हाउस में से जुड़ गए थे बाद में। ठीक है, और अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी सहित छात्र सोसाइटियों और साथ ही क्रांतिकारी माध्यमों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले प्रशासकों की इन्होंने प्रकाशनों की स्थापना भी की थी। और सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। ये सारी चीजें इसमें अभिनव भारत सोसाइटी और ये इंडिया हाउस से जुड़े थे, लेकिन अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी सहित इनसे जुड़ गए थे। और 1857 की क्रांति के बारे में इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। और क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के संबंधों के कारण उन्हें 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 क्वेश्चन है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने तत्काल जन सत्याग्रह की वकालत की थी? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 2, यानी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, और गांधी जी और प्रमुख नेताओं ने अनुभव किया कि तत्काल संघर्ष के लिए करने के लिए देश में उपयुक्त वातावरण विद्यमान नहीं था और न तो जनता तैयार थी। कांग्रेस सांगठित रूप से संघर्ष आरंभ करने की स्थिति में थी, इसलिए लोगों को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए लोगों के बीच गहन राजनीतिक कार्य किया जाना आवश्यक था। सुभाष चंद्र बोस का विश्वास था कि जनता कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी और केवल, ठीक है, पूरी तरह जनता तैयार थी और केवल नेतृत्व की ओर आह्वान की अपेक्षा प्रतीक्षा कर रही थी और उन्होंने तत्काल जन सत्याग्रह आरंभ करने के लिए समर्थन किया। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि यदि कांग्रेस का नेतृत्व उनके साथ नहीं चलना चाहता है तो तत्काल संघर्ष आरंभ करने के लिए समानांतर कांग्रेस की स्थापना की जाए। नेहरू मित्र राष्ट्रों की साम्राज्यवादी शक्तियां मानते थे मित्र राष्ट्रों को, लेकिन उनकी राय में शीघ्र ही संघर्ष आरंभ करने से फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष का महत्व कम हो सकता था, इसलिए वह गांधी और कांग्रेस के साथ रहे। और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये अपना जन सत्याग्रह की वकालत इन्होंने की थी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अवांछनीय विदेशियों को निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसे स्वराज्यों की सहायता विधायिका के पास नहीं होने के लिए दिया गया था। पूंजीपति वर्ग द्वारा इसका समर्थन किया गया था क्योंकि यह विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोकता था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, ये नहीं सही है, बाकी दोनों सही है। और एक बार ये आप जरूर पॉज करके पढ़ लें। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं सदी के दौरान सिविल सेवा के लिए किए गए सुधारों से संबंधित था? मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना, ली आयोग, या भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों ही, 1, 2 और 3 भी है, यहाँ थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही इससे संबंधित। भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम 1919 भारत सरकार के भारतीयों की भागीदारी का आगे और विस्तार करने के लिए गठित संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और ली आयोग इसकी मुख्य अनुशंसाएं थी कि द्वैध शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में प्रांतीय सिविल सेवा पर राजनीतिक नियंत्रण की अनुशंसा, सभी सेवाओं का वर्गीकरण किया जाना था, आदि चीजें इसमें थी। और भारत सरकार 1935 का अधिनियम था, उसमें संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, किसकी अनुशंसा की गई थी 35 के अधिनियम में? संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो है तीनों ही चीजें इसमें सही हैं। ठीक है, और एक बार आप चाहे इसकी वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
और हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित उद्यमों पर विचार करें। भारत सरकार के मिशन उद्देश्य, अगस्त प्रस्ताव, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, कम्युनल अवार्ड, पृथक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पहचान नीति, क्रिप्स मिशन, डोमिनियन स्टेट प्रदान। ठीक है, और इनमें से कौन से जो हैं वो सही प्रकार से सुमेलित हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ही इसमें सुमेलित हैं। ठीक है, इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सुमेलित हैं। अगस्त प्रस्ताव, वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार, कम्युनल पृथक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक पंचायत नीति और क्रिप्स मिशन डोमिनियन स्टेट प्रदान करना। ठीक है, देखिए 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940 है, और उसके बाद अगस्त घोषणा की गई जिसमें भारतीयों के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए थे। और भारत का लक्ष्य डोमिनियन स्टेट होगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। नेहरू ने कहा था कि डोमिनियन स्थिति की अवधारणा दरवाजे की कील के समान मृत है। गांधी जी ने कहा था कि इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच खाई को बढ़ा दिया है। और 1932 का कम्युनल अवार्ड, ठीक है 1932 का, ये ध्यान रखें डेट जरूर, कम्युनल अवार्ड। और 1942 का क्रिप्स मिशन, ठीक है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इस मिशन के पहले तो हम ये देखते हैं कम्युनल अवार्ड, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय या पंचायत, और इस निर्णय के द्वारा विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल के आधार पर चुनाव हेतु सीटों की एक संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, और 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, इस मिशन के जो है प्रस्ताव थे कि डोमिनियन स्टेट प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध के पश्चात नए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि संविधान का सभा का गठन किस प्रस्ताव के अंतर्गत है। देखिए 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और ये तीनों ही इसलिए इसमें सही है डी। हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया? अब ये हो गया हमारा। अब हम इसको देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 में है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां नो चेंजेस परिवर्तन विरोधी द्वारा रचनात्मक कार्य के अंतर्गत कार्यान्वित की गई थी? और हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता का निवारण, राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना। नीचे दिए गए कूट के से चुनना है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें तीनों ही ऑप्शन राइट है। देखिए, और इसे एक बार जरूर से पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन है देसाई लियाकत समझौते का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, और प्रस्तावित द्विराष्ट्र सिद्धांत पर बातचीत करना, संविधान निर्माण निकाय के गठन को अंतिम रूप देना, या अंग्रेजों के खिलाफ जन संघर्ष करने हेतु संयुक्त रणनीति विकसित करना, या अंतरिम सरकार का गठन करने हेतु क्रिया विधि विकसित करना। तो क्या था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, अंतरिम सरकार का गठन करने हेतु क्रियाविधि निर्धारित करना। तो केंद्रीय विधानसभा की कांग्रेस के जो नेता थे भूला भाई देसाई, इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम था भूला भाई देसाई। ठीक है, इस तरीके से। और उसी विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव पर तैयार किया, और जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग दोनों समान संख्या में सदस्यों का मनोनीत करेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटों का आरक्षण होगा। और इस समझौते को कांग्रेस अथवा लीग से कोई भी स्वीकार इसमें नहीं किया था। कांग्रेस अथवा लीग में से कोई भी इसको स्वीकार नहीं किया था, परंतु तथ्य है कि इसमें कांग्रेस और लीग के मध्य एक प्रकार से समानता के आधार पर इसका निर्णय हुआ था और इसके दूरगामी परिणाम भी हुए थे। ठीक है, एक बार आप जरूर इसे थोड़ा सा पॉज करके इसका जो व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें। संस्थापक महेंद्र लाल सरकार, भारतीय विज्ञान संवर्धन, सैयद अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, अहमद खान, और राजा राम मोहन राय सामान्य ज्ञान अभिग्रहण सोसाइटी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले जुले मिलेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2।
यानी महेंद्र लाल, ठीक है, सरकार, भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, और दूसरा है सैयद अहमद खान, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा व्याख्या जरूर पहुंच करके पढ़ लीजिएगा आप इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए इसमें दिया है ना कि महेंद्र लाल सरकार ने 1976 में भारतीय विज्ञान संवर्धन, ठीक है, की स्थापना की थी। और उसके बाद देखेंगे आप तो सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 में स्थापित अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी और 1868 में स्थापित बिहार साइंस सोसाइटी के विज्ञान शक्ति संवाद का जो है योगदान दिया। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से किस कार्य को परमहंस मंडली ने प्राथमिक कार्य के रूप में ग्रहण किया था? वेदों की शिक्षाओं पर का प्रचार या स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां या ब्रिटिश मिशनरी गतिविधियों पर अंकुश, जाति बंधन का परित्याग करना। और 13 क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति बंधन का परित्याग करना। आत्माराम पंडुरंग शास्त्री बाल जंबेकर द्वारा 1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। इसकी बैठकों में सदस्य निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया भोजन खाते थे। ठीक है, परमहंस मंडली प्राथमिक कार्य के रूप में ग्रहण किया था। और 14 क्वेश्चन है, भारतीय राज्य द्वारा सहायक संधि की नीति की स्वीकृति का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता था? भारतीय राज्य अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध रखने का अपना अधिकार खो देते थे। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था का अधपतन, राज्य की सेना का विघटन और बेरोजगारी में वृद्धि। और 14 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी इसमें से सही है। ठीक है, एक बार आप पॉज करके वीडियो जरूर ये व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भारत में 15 क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सेना द्वारा निभाई गई निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं थी? इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसी कि विदेशी प्रतिनिधियों से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। इसने आंतरिक विद्रोहों से ब्रिटिश सरोजता की रक्षा की। इसका अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और रक्षा करने के लिए उपयोग किया गया था। 15 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 सभी इसमें सही है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश सेना 4 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती थी, अर्थात वह यह एक साधन था जिसके माध्यम से भारतीय शक्तियों पर विजय प्राप्त की गई, और यह विदेशी प्रतिनिधियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करती थी, और यह वर्तमान रहने वाले जो आंतरिक विद्रोहों को खतरे में ब्रिटिश सरोजता की रक्षा भी करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से और हमारे ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और रिवीजन के तौर पे मैंने ये थोड़ा सा फोटो लेके किया है, आप लोगों के थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अच्छे क्वेश्चन लगे थे तो जो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं इसी तरीके से थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि नोट्स बनाया जाए या उस तरीके से मैं टाइपिंग करके पढ़ा पाऊँ और आप जो है इतना कवर हो पाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसी तरीके से करा दूंगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना दूं, और लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।